हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टॉप प्रश्नों का कलेक्शन, वो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 और बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम के लिए। तो ये लोग वीडियो को ज़रूर देखें जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। रॉकेट इंजन का ध्वनि कितने डेसिबल होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर एक पहले ही बन जाता है जो कि पूछा जाता है क्या कि ध्वनि तीव्रता मापन की इकाई क्या होती है। तो वो क्या होती है, डेसिबल। तो पहला पॉइंट वही नोट डाउन करेंगे कि ध्वनि तीव्रता मापन की इकाई क्या होती है, तो वो होती है डेसिबल। और इस प्रश्न का आंसर की अगर बात करें तो यहाँ रॉकेट इंजन का ध्वनि पूछा गया है जो कि होता है 180 डेसिबल। डेसिबल को डीबी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अब और कुछ का जानते हैं कि किसका कितना डेसिबल होता है, पूछा भी जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि हृदय के धड़कन की तीव्रता कितने डेसिबल होती है, तो उसको भी नोट डाउन करेंगे कि हृदय के धड़कन की तीव्रता कितनी डेसिबल होती है, तो वो होती है 10 डेसिबल। इस बात को भी नोट डाउन करेंगे। वहीं और क्या पूछ लिया जाता है, सामान्य बातचीत की, कि अगर आपसे पूछे कि सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है और पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना है 50 से 60 डेसिबल होता है जब सामान्य बातचीत की बात आएगी तो। और अगर 85 डेसिबल से अधिक का ध्वनि होता है तो मानव के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। ये भी पूछ देगा कि कितना ऊपर जाएगा, तो हानिकारक है तो 85 डेसिबल से अधिक जाने पर, इसको ध्यान रख लेना है। वहीं और अगर बात करें सामान्य मानक ध्वनि कितना डेसिबल, तब होता है 60 डेसिबल। कितना, तो 60 डेसिबल। तो बस इसमें ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है कि कब कितना डेसिबल होता है। और वही फुसफुसाहट का भी पूछा जाता है। एक तो सामान्य बातचीत हो गया, एक सामान्य मानक ध्वनि हो गया कि इसका कितना होगा, एक सामान्य फुसफुसाहट का पूछ लिया जाता है। किसका, सामान्य फुसफुसाहट की ध्वनि तीव्रता अगर कहेगा तब होगा 15 से 20 डेसिबल। तो ये था पहला प्रश्न। आगे बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। और अभी आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, आगे आपको हर विषय के मिलते चलेंगे। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में से उपयोग होता है, यानी कौन उपयोग होता है, ये पूछा गया है। तो पहले तो ये जान गए कि आजकल के सड़क की रोशनी में कौन सा लैंप प्रयुक्त होता है, तो पीला लैंप प्रयुक्त होता है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगर सोडियम वाष्प लैंप एक कैसा लैंप है, तो एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो कथन के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो सोडियम जो है वाष्प लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप है, इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्चार्ज लैंप है। चूँकि बीपीएससी 17वीं ले लीजिए या फिर आरआरबी एनटीपीसी, कथन कारक के रूप में, मतलब कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं। वहीं बात करें कि सोडियम वाष्प लैंप जो होता है, ये किस आकार की कांच की एक ट्यूब होती है, हो सकता है आकार भी पूछ दे, तो यू आकार की, ये भी ध्यान रखना कि यू आकार की कांच की एक क्या होती है, ट्यूब होती है। और इसके सिरों पर 2 ऑक्साइड टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मरकरी लैंप और एक होता है प्रतिदीप्त लैंप। तो वो दोनों का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या, मरकरी लैंप
और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला तो मरकरी लैंप और एक हो जाएगा प्रतिदीप्त लैंप। वहीं बात करें मरकरी लैंप का, तो इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलता है। मरकरी लैंप से कैसा रोशनी निकलता है, तो श्वेत नीलाभ रोशनी निकलता है। क्या पता प्रश्न क्या पूछ दे, इसलिए आपको डिटेल के साथ सॉल्यूशन दिया जाता है। वहीं प्रतिदीप्त लैंप, तो इसमें से मिश्रित रोशनी निकलती है। कैसी रोशनी निकलती है, तो मिश्रित रोशनी निकलती है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना। और जो मिश्रित रोशनी निकलती है ये लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो देख लीजिए कितना सारा प्रश्न एक ही क्वेश्चन से हमें मिल जाता है। अब बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये सब ऐसा रासायनिक सूत्र है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कुछ गिना चुना फिक्स है। तो जैसे एक तो जान गए ब्लीचिंग पाउडर का, वहीं इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। अगर रासायनिक नाम पूछ देगा तो कि ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तो रासायनिक नाम अगर कहेगा तब क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो वो भी जान लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये होता है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम। ये हो जान गए। वहीं बात करें जो सबसे ज़्यादा बार जैसे पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर तो पूछा ही गया है। ऑप्शन बी में है CaSO4H2O। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। तो ये रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको ऐसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा भी जाता है। वहीं CaCO3 की अगर बात कर ले, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सही है या फिर नहीं जो आपको बताया जा रहा है। तो CaCO3 किसका हो गया सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का। वहीं इसको क्या कहा जाता है, मार्बल भी कहा जाता है, संगमरमर भी कहा जाता है। वहीं CHCl3 की अगर बात कर लें तो ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये है क्लोरोफॉर्म का। किसका, क्लोरोफॉर्म का। और ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसको क्या कहता है, ये रासायनिक सूत्र हो गया क्लोरोफॉर्म का, लेकिन रासायनिक रूप से इसको कहा जाता है ट्राईक्लोरोमीथेन। क्या कहा जाता है, ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राईक्लोरोमीथेन भी इसे कहा जाता है रासायनिक नाम के रूप में। उसी तरह एक दो का और ध्यान रख सकते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, और ये दोनों का आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं। बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। और अभी आप लोग को साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, आगे आपको और भी सब्जेक्ट के प्रश्न मिलेंगे। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो संदर्भ में सही है जीवों के विकास में संबंधित, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, सलामेंडर है, उसके बाद अजगर है, फिर कंगाल है। कंगाल नहीं, इसको कंगारू कर लीजिएगा, वो टाइप मिस्टेक हो गया है, कंगारू हो जाएगा और यही होगा इसका सही रूप। वहीं बात करें तो आपको पता है कि जैव विकास का जो विकासवादी सिद्धांत है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स डार्विन। कौन डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। वहीं जैव विकास सिद्धांत को इसीलिए किस नाम से भी जाना जाता है, डार्विनवाद सिद्धांत के नाम से भी। चूँकि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है तो इसीलिए इसको डार्विनवाद सिद्धांत भी कहा जाता है।
एक और पूछ लिया जाता है कि उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है। किसका? उत्परिवर्तनवाद का जनक। तो इसको भी ध्यान में रख लेना है कि उत्परिवर्तनवाद का जो जनक होंगे वो होंगे ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। तो ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है। बढ़ेंगे आज वहीं अगर बात कर ले, अगर जानना चाहते सैलमेंडर का, तो इसका विकास सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और कंगारू का जो हुआ था सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया गया। अब बढ़ेंगे आज के 5वें प्रश्न की ओर और आगे आप देखिए दूसरा सब्जेक्ट का प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और हाँ, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करें। 5वां नंबर जानेंगे, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण केंद्र भारत के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो दुनिया का पहला है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। और क्या पूछा गया है? जटायु संरक्षण केंद्र। तो ये जो हुआ है भारत का गोरखपुर जिला में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के पास ही कैंपियरगंज के मतलब भारी बासी के दुनिया का पहला शाही गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर भी तैयार है। जटायु समझ रहे हैं, जटायु के अंतर्गत ही ये आ जाता है। और इसमें क्या है, लाल गर्दन वाले गिद्धों को संरक्षित और प्रजनन कराया गया। लाल गर्दन वाले गिद्धों को क्या कराया गया? संरक्षित और प्रजनन। और इसके लक्ष्य के मुताबिक 15 साल में गिद्ध का 40 जोड़ा तैयार करके उसको छोड़ने का तैयारी है। कितना? 15 साल में गिद्ध का कितना जोड़ा? तो 40 जोड़ा। तो लक्ष्य भी पूछ सकता है कि कितना जोड़ा तैयार करके उसको छोड़ने का तैयारी है। तो बस अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखिए कि गोरखपुर में स्थापित किया गया है। बढ़ेंगे आज के 6ठे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग नामक शहर में। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और जो द हेग नामक शहर है उसमें भी कौन सा इमारत में स्थित है? तो वो भी जान लीजिए, पीस पैलेस। कौन सा पैलेस? पीस पैलेस इमारत में इसका मुख्यालय स्थित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर बात करें कि पूछ लिया जाता है कि कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं। कितने? तो 15 जज होते हैं। और जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कितना वर्ष होता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो 9 वर्ष। इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना है। और जो इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर अधिकृत भाषा की बात कर ले तो अंग्रेजी और क्या? फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं प्रश्न से आपको वो सारा बताया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। बढ़ेंगे आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर और आप लोग भी नोट डाउन ज़रूर करें, आपको रिवीजन में आसानी होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेरा फेरी के मामले में किस उद्योगपति को शेयर बाजार से 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी और करंट अफेयर की दृष्टि से भी। तो आपको प्रश्नों का टॉप कलेक्शन इसीलिए दिया जा रहा है। तो ये किसको कर दिया गया है? कौन से उद्योगपति को? ये कर दिया गया है अनिल अंबानी को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इन पे कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो 25 करोड़ रुपये का भी
क्या है, इन पे जुर्माना लगाया गया है। तो इसको बस ध्यान रखिएगा इसमें। वहीं सेबी की अगर बात आ गई है, सेबी की स्थापना डेट पूछ लिया जाता है, तो सेबी की स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और आपको पता है कि सेबी जो है शेयर बाजार का एक शीर्ष संस्था है। बढ़ेंगे आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। बजट 2024-25 में सर्वाधिक धन का व्यय किस मद में किया जाएगा, यही आपसे पूछा गया है कि किस मद में किया जाएगा। तो ये किस मद में किया जाएगा, ये किया गया है रक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसको ध्यान रखिएगा चूँकि बजट से संबंधित प्रश्न आते हैं। वहीं बात करें 2024 से 25 में प्रमुख मदों के लिए जो व्यय राशि है वो राशि पूछ ली जाती है। तो जब रक्षा की बात आई है तो इसमें राशि कितनी है, कितने रुपए करोड़ में, तो उसको लिख लेते हैं। आप लोग जैसे उसको याद रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा कि कितना करोड़ रुपया किस में व्यय किया जाएगा, किस मद में। उसी तरह एक रक्षा का ध्यान रखिएगा, एक शिक्षा का ध्यान रख सकते हैं। ठीक, हम बस राशि आप लोग को लिख दे रहे हैं, बाकी तो इतना पढ़े लिखे सब हैं ही कि आप लोग इसको बोल के याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो रक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, और एक ऊर्जा का भी ध्यान रख सकते हैं चूँकि पूछा जाता है। तो ये सब का राशि आपको ध्यान में रख लेना है, लेकिन ये करोड़ में। ठीक, सारा व्यय जो है ये सब प्रमुख मद का आपको बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे आज के 9वें प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 9वां प्रश्न क्या है। और जो आपको पॉइंट बताया जाता है प्रश्न से संबंधित, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें। जो पॉइंट आपको डिटेल दिया जाता है वही आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। बढ़ेंगे 9वें नंबर। कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? किसका सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का। ध्यान देना, हमसे नहीं है पूछा गया है। तो जो नहीं है इसमें वो कौन सा हो जाएगा? ब्रुनेई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अब ब्रुनेई चर्चा में भी है चूँकि मोदी जी अभी हाल ही फिलहाल इसकी यात्रा पर भी गए थे, तो इसको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें कि बिमस्टेक का अगर क्या कहता है सदस्य का नाम की बात कर ले तो पूछा जाता है जैसे कौन कौन इसमें आ जाएंगे। तो बांग्लादेश, हो सके क्रम के रूप में ही दे दे और बता दे कि, तो इसमें देखिए बांग्लादेश तो दिया हुआ है, थाईलैंड भी हो जाएगा, थाईलैंड भी दिया हुआ है, नेपाल भी हो जाएगा, 3 तो हो गया। और चूँकि 7 देश हैं तो सातों का आपको नाम लिख देते हैं सीरियल वाइज से। तो बांग्लादेश जान गए, थाईलैंड हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, 3 जान गए। बाकी और कौन कौन बच गया? एक हमारा प्यारा प्यारा भारत हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और कौन बच गया? भूटान हो गया, और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का क्या हो गया? एक संगठन। तो 3 यहाँ पर जान गए, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, और यहाँ भारत, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। यही सब क्या हैं? इसके सदस्य हैं। कितने? तो 7 देश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बिमस्टेक का अगर पूरा नाम की बात करें तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, लेकिन इतना बड़ा पूछता नहीं है तो बस इसलिए बोल दिए। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात कर ले कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 में हुआ था बिमस्टेक की स्थापना। मुख्यालय पूछ सकता है, तो मुख्यालय बिमस्टेक का कहाँ है? तो ढाका में है। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। अब बढ़ जाएंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अब आपको ज्योग्राफी का प्रश्न मिल रहा होगा, इकोनॉमिक्स का भी मिला, साइंस का भी मिला। तो जीके जीएस का टेंशन नहीं, सारे विषय को शामिल किया जाता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है?
तो ये वर्गीकृत किया जा सकता है सक्रिय ज्वालामुखी में, निष्क्रिय ज्वालामुखी में, विलुप्त ज्वालामुखी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। वहीं बात करें अगर ज्वालामुखी का जो क्रिया होता है तो सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलता है, और जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कई अन्य गैस भी निकलता है। बात करें अगर सक्रिय ज्वालामुखी का तो कुछ उदाहरण है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसका जैसे में कौन सा, माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि कहाँ है तो इटली में है, और ये किसका उदाहरण हो जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाता है। एक जो काफ़ी बार पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी में, कोटोपैक्सी जो कि कहाँ तो इक्वाडोर में, और ये सब बहुत बार रिपीटेड है इसीलिए आपको नोट डाउन कराया जा रहा है। और तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत। ये दोनों काफ़ी बार पूछा गया है। वहीं बात करेंगे अगर जिसका कह सकते हैं निष्क्रिय, तो निष्क्रिय का मतलब क्या हो जाता है कि जो मतलब सक्रिय नहीं है कुछ समय से या फिर काफ़ी लंबे समय से, वो सक्रिय हो सकते हैं लेकिन कैसे कह सकते हैं कि वो ज्वालामुखी जो कुछ समय या फिर लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी हो सकते हैं, तो उसी को बोलता है क्या, निष्क्रिय ज्वालामुखी। और इसका उदाहरण का अगर बात कर लेंगे तो ध्यान रख सकते हैं जापान का फ्यूजियामा, और ये सब सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो जापान का फ्यूजियामा एक याद रख लीजिएगा इसमें, और एक ध्यान रख सकते हैं इटली का वेसुवियस, कौन सा, इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है, जो ज़रूरी था वो पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दिया गया। बढ़ेंगे आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। फिर से हमारा ज्योग्राफी का ही प्रश्न है, देखेंगे क्या है। इन पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइन नदी के किनारे जो अवस्थित है पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि राइन नदी है जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। तो आप लोग सुन के लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। वहीं बात करें कि 2 शहर का नाम रखिएगा याद, कौन सा, तो कोलोन और कौन सा, बॉन शहर। पूछ देता है एग्जाम में कि कोलोन तथा बॉन शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो राइन नदी के तट पर ही स्थित हैं। और यहाँ पर्वत की बात थी तो ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक, तो ये, और इसके पूर्वी किनारा पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारा पर है बॉस्चेज पर्वत। ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट ये पूर्वी किनारा पे है, किस पे है, पूर्वी किनारा पर। लेकिन अगर वही पश्चिमी किनारा की बात करें कि इस पे कौन पर्वत है, हो सके आगे आपको पश्चिमी पे पूछ दे तो बॉस्चेज पर्वत। दोनों को आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं राइन नदी है, ऐसे प्रश्न बनता है राइन नदी से कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी मार्ग कौन सा है, तब भी हो जाएगा राइन नदी। और यूरोप में राइन नदी जो है व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर। आ गया नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये नकटी पक्षी अभयारण्य जो है बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य में किस जिले में है ये भी पूछ सकता है, तो जमुई जिले में है नकटी पक्षी अभयारण्य। तो इसको बस ये जो है नकटी पक्षी अभयारण्य, इसको वैश्विक रामसर स्थल सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है आपको हम करंट अफेयर में पढ़ाए हैं, सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 के अनुसार क्या कहता है, कांवर झील हो गया, नागी हो गया, नकटी पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब क्या है रामसर साइट में शामिल बिहार का 3 स्थल है, बिहार की बात कर रहे हैं।
और पहला उसमें कौन था, कांवर झील, और एक हो गया नागी और एक हो गया नकटी। वही बात करें नागी बांध और नकटी बांध है जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। तो बस इसमें ये ध्यान रखिए किस राज्य में किस ज़िले में है और इसको शामिल कर लिया गया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर, जो जहाँ लगता है कि आपको और भी डिटेल लिखना चाहिए, बताना चाहिए, वहाँ हम खुद आपको बताते चलते हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, ये प्रश्न है हमसे। तो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बात आ गई है राष्ट्रीय ध्वज की, तो इससे एक प्रश्न और क्या बनता है जिससे पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। और क्या कहता, और क्या पूछ लिया जाता है कि ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो ये लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, तो हर रूप से ध्यान रखना है। वहीं बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, कौन कौन से, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया रंग होता है जो किसका प्रतीक होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, तो जागृति, शौर्य और किसका, त्याग का, ये क्या है, केसरिया रंग प्रतीक है। वहीं अगर बात कर लेगा कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सफ़ेद रंग है सत्य का, और किसका, पवित्रता का, सत्य एवं पवित्रता का। तीसरा पूछ लिया जाता है हरा रंग का, कि हरा रंग किससे, तो जहाँ हरा भरा यानी कि समृद्धि का प्रतीक है, जीवन समृद्धि का, तो ये पूछा भी गया है, तो ध्यान में आपको रखना है। वहीं जो एक डेट और इसमें है ऑप्शन में, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, तो 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था, तो 22 मार्च 1957 से एक पॉइंट कर सकते हैं क्या, तो इस दिन राष्ट्रीय पंचांग को सरकार प्रयोग के लिए अपनाया था। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग को किसको, बस यहाँ पे हम लिख देते हैं राष्ट्रीय पंचांग, बाकी आप लोग सुन के नोट डाउन करिएगा कि राष्ट्रीय पंचांग को सरकार प्रयोग के लिए कब अपनाया था, तो 22 मार्च 1957 को। अब बढ़ेंगे आज के 14वें नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या है। कौन मुडिवन समिति का सदस्य नहीं है, पूछा गया है कि नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो जानते हैं कि इसमें है कौन कौन सा, तो क्या कहता है, सर तेज बहादुर सप्रू, तो ये तो थे इसके सदस्य। मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये भी इसके सदस्य थे। विजय चंद महताब, ये भी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी मुडिवन समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले तो अगर आपसे पूछ दे कि जो मुडिवन समिति थी तो इसका नेतृत्व किसने किया था और कब हुआ था नेतृत्व, तो 1924 में नेतृत्व जो किया था उसका नाम पूछा जाता है, क्योंकि ये भी इसके सदस्य थे। तो कौन सा, सर अलेक्जेंडर मुदिवन, देखिए नाम में मुदिवन है तो ध्यान रहेगा, चूँकि नेतृत्व करता थे और मुडिवन समिति, तो ध्यान रह जाएगा। ये था इसका क्या, नेतृत्व करता। और इसका गठन क्यों हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही किया गया था इसका गठन। बढ़ेंगे आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 15 नंबर प्रश्न में क्या है। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें, आप लोग सहयोग करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करें और आप लोग को इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, ये है हमारा प्रश्न। तो किसने कहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेनविल, ऑस्टिन, विस्टन चर्चिल या फिर ये लीजिए, तो ऑप्शन ही गलत टाइप है, इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा,
लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। चूँकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बाकी हम लिख दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा लॉर्ड विस्काउंट। तो इसी ने क्या कहा था, भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वही बात करें कि विंस्टन चर्चिल के अनुसार अगर बात करें कि उसका भी क्या कथन था, तो इसके अनुसार कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, ये इसका कथन था। ग्रेनविल ऑस्टिन की अगर बात करें तो इसने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो चूँकि इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट्स लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बस आप लोग सुन के नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें एक और नाम ध्यान रख सकते हैं क्या, तो निराजुद्दीन अहमद, निराजुद्दीन अहमद। इनका एक स्टेटमेंट था जो पूछा जाता है क्या, कि संविधान सभा को इन्होंने कहा था अपवहन समिति। तो अगर आपसे पूछ दे कि संविधान सभा को अपवहन समिति का किसने कहा था, तो निराजुद्दीन अहमद ने। ठीक, बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 16वां नंबर प्रश्न। 16वां में क्या है, और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में मिले, दिखे। इससे जो संबंधित पॉइंट बताए जाते हैं वो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा भी। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो ये जो दर्जा प्राप्त हुआ था सिफारिश पर किसका, सिंघवी समिति, पूरा रूप LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का क्या हुआ था, दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं अशोक मेहता समिति जो दीव स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना का सिफारिश किया था, तो यहाँ पे चर्चा आया है। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति था ये त्रिस्तरीय, तो ये पूछ लिया जाता है कि त्रिस्तरीय से कौन संबंधित था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और बहुत बार आपको पंचायती राज से जो प्रश्न बनता है पढ़ा भी चुके। और एक अशोक मेहता समिति का ध्यान रखिएगा, और सबका ईस्वी सहित आपको डिटेल में बताएं। तो आज कुछ अलग प्रश्न है तो उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और अशोक मेहता जो था ये द्विव स्तरीय, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 17 नंबर प्रश्न। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम हमसे पूछा गया है ना। उपासना भवन का नाम क्या था, तो उसका नाम था उपासना भवन का इबादत खाना। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। और आ गया है अकबर की बात, तो आपको बता दें कि द 10 मिनट शो भी शुरू किया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको बताया जाता है, जिसमें कि आपको अकबर पढ़ा दिया गया है, मुगल वंश चल रहा है। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, बस 10 मिनट का वीडियो होता है, और ये 10 मिनट वाला में आपको हर चीज़ का टॉपिक वाइज कराया जाएगा। और अभी मुगल वंश कराया गया जिसमें अकबर आपको बता दिया गया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ इबादत खाना हो जाएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1575 में। कब, तो 1575 में। तो और यहाँ पर क्या जान सकते हैं, हाँ अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी की राजधानी भी बनाया था और अनेक काम भी करवाया था, जैसे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का भवन। तो ये सब किसका निर्माण कराया हुआ है, सब अकबर ने ही करवाया है। लाहौर अजमेर का किला का निर्माण, इलाहाबाद, फिर आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, इबादत खाना का स्थापना किया। तो ये सब अकबर से उसमें बताया हुआ है। बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर।
1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित जो हुआ था, पूछा गया है किसकी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो जिसकी अध्यक्षता में ये स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? एंड्रयू फ्रेजर। इसीलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। और एक पूछा जाता है कि 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में। ठीक, वहीं बात करें तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, वो किसके में? लॉर्ड कर्जन में। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन भी अगर रहता तो हो सकता था आंसर, लेकिन यहाँ किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है? तो एंड्रयू फ्रेजर। और चूंकि लॉर्ड कर्जन क्यों हो सकता था? क्योंकि उसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था। लेकिन यहाँ सीधा सीधी प्रश्न ही है कि अध्यक्षता में शासनकाल पूछता तब होता लॉर्ड कर्जन। बढ़ेंगे आज के 19वें प्रश्न की ओर। लेकिन 19वें प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि डेली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, और इसका जवाब आपको कमेंट में देना रहता है, पर आप लोग देते नहीं हैं, वो अलग बात है। तो दिया कीजिए सारे लोग आंसर। पहला प्रश्न है आज का आपके लिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी, किस सिख गुरु ने की थी। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है आज का आपके लिए कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? और हाँ, इससे जो पहले सेशन हुआ था उस प्रश्न का भी आंसर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे। दूसरा है कि भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम? तो पायरोडॉक्सिन। तो ये तो हो गया आज का प्रश्न आंसर। और अब बढ़ जाएंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। फराजी विद्रोह का नायक कौन था? तो ये नायक था दादू मियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं फराजी विद्रोह कब से कब तक? तो 1838 से लेकर 1857 तक सक्रिय रहा था। और इसी आंदोलन का समर्थक आगे चलकर बहावी आंदोलन का भी समर्थन किए थे। वहीं फराजी लोग हैं जो कहाँ के निवासी थे? तो बंगाल के फरीदपुर के निवासी थे। ठीक, तो ये सब आपको बस ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछे कि अंग्रेज के विरुद्ध, जब विद्रोह की बात आई है, कि अंग्रेज के विरुद्ध भारत में प्रथम विद्रोह कौन सा था, ये पूछा जाता है। तो ये कौन सा था? सन्यासी विद्रोह, जिसका क्या है उल्लेख आनंद मठ में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। और दादू मियाँ ने ही इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, यानी कि फराजी विद्रोह का। बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि होगा 20वां प्रश्न। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? तो ये किया था शंकर देव ने। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चूँकि आधुनिक राज्य जो असम है, इसी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कामरूप। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि असम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में तो कहा जाता था कामरूप। ये जान गए। वहीं बात करें असम में भक्ति काल का सबसे बड़ा धर्म सुधारक थे कौन? शंकर देव। और वही भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। और ये पूछ लिया जाता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है?
भक्ति पूछा हुआ जो प्रश्न है वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। इम्पोर्टेंट होता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? रामानंद को। किसको? रामानंद को। रामानंद ने ही राम नाम को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। वही बात करें भक्ति आंदोलन का बिहार में प्रसिद्ध संत की तो विद्यापति थे। और भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण दो धारा के संत भी हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक करिए। थैंक यू।